तो आज नजर सबसे पहले रुपए पर है। जोरदार मजबूती देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले ये पिछले 5 महीने के ऊपरी स्तर को छू चुका है। हमने एक समय $1 की कीमत को 69.25 तक स्ट्रेंथन होता हुआ देखा है और अभी भी अगर इसकी कीमतों पर नजर डाली जाए तो ₹69.30 से 40 पैसे के बीच में ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक महीने में रुपया तकरीबन 4% तक महंगा हो चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि रुपए में ये स्ट्रेंथ तब आ रही है जब कच्चे तेल में भी साथ साथ जबरदस्त तेजी है। तो अब समझने वाली बात यह होगी कि इतना सपोर्ट मिल कहां से रहा है रुपए को। ये सब क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। मनीषा, पहले तो यही गुत्थी सुलझा दीजिए कि रुपए को इतनी स्ट्रेंथ कहां से मिल रही है, क्योंकि जब कच्चे तेल से जोड़ते हैं तब ये फॉर्मूला तो बैठ नहीं रहा है, क्योंकि कच्चा तेल भी चढ़ा हुआ है और रुपया भी स्ट्रांग है। जी हाँ नेहा, पर अपने अगर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है तो ज्यादातर सभी एसेट क्लासेस यहाँ पर एक साथ में मूव कर रही हैं। कच्चा तेल काफी हद तक इक्विटीज को फॉलो करता है और अगर इक्विटी में बढ़त है तो हम देखते हैं कि करेंसीज में भी तेजी देखने को मिलती है और आज काफी हद तक फिर वही माहौल यहाँ पर दोहराया जा रहा है। हमने ये सब शुरुआत फ्राइडे की शाम को देखी थी और उसके बाद से ऑफकोर्स यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा काफी स्ट्रॉन्ग आया। जिस तरह की जेरोमी पावेल की स्टेटमेंट्स आई हैं उनका भी हमने पूरा का पूरा असर यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखा है। चाइना ने जो रिजर्व रिक्वायरमेंट की है और रेशो घटाई है 100 बेसिस पॉइंट से, उसका भी फायदा बाजार ने लिया है। और ऑफ कोर्स यूएस और चाइना की जो ट्रेड टॉक है जो चाइना में आज शुरू हो चुकी है, कल तक जारी रहेगी, तो आज और कल बाजार वहां से भी कुछ भांपने की कोशिश करेगा। इन द मीनवाइल, जैसे आपने कहा कि हमने रुपए में यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है, तो सिर्फ रुपया ही नहीं है जो 5 महीने के हाईज पर कारोबार कर रहा है। ज्यादातर एशियन करेंसीज यहाँ पर पॉजिटिव है। थाई बट मलेशियन रिंगिट पे अगर नजर डालें तो थाई बट 1% ऊपर है, मलेशियन रिंगिट में यहाँ पर तेजी है। और सभी करेंसीज जो पिछले हफ्ते गिरी थी, जैसे कि सिंगापुर डॉलर, मलेशिया रिंगिट या फिर साउथ कोरियन वॉन, जहाँ पे हमने देखा था कि डेटा काफी खराब आया था, वहां पर भी कुछ बेहतरीन प्रदर्शन आज देखने को मिला है। इसके अलावा डॉलर सेल्स भी है यहाँ पर यूके और यूएस के कुछ बैंक से उनके क्लाइंट्स के लिए, तो उनका भी खासा असर यहाँ पर देखने को मिला है। और बाजार ऑफ कोर्स काफी हद तक यही देखना चाहेगा कि किस तरह की स्टेटमेंट्स यूएस चाइना में से आज निकल के आती हैं और कैसा उसका असर ग्लोबल इक्विटीज एसेट क्लासेस पे रहता है, उसका फायदा यहाँ पर रुपया लेगा। डेफिनेटली। तो चलिए, बहुत सारे कारण हैं जो यहाँ पर रुपए को बल प्रदान कर रहे हैं। आपको वैसे एक बात क्लियर कर दें यहाँ पर कि हम रुपए की बात क्यों कर रहे हैं। हम रुपए की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घरेलू कमोडिटी मार्केट सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही क्यूज नहीं लेता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो सारे बेंचमार्क्स चढ़े हुए हैं, लेकिन रुपए का स्ट्रांग होना, वीक होना काफी हद तक निर्धारित करता है कि यहाँ पर घरेलू बाजार में कैसी चाल रहेगी। तो इंटरनेशनल मार्केट तो फिर भी चढ़े हुए हैं, घरेलू बाजार में हम दायरे का ट्रेड देख रहे हैं या सपाट कारोबार अधिकतर कमोडिटीज में इसी वजह से देख रहे हैं क्योंकि रुपया यहाँ काफी तगड़ा है। चलिए, अब ये समझना होगा कि यहाँ से रुपए की चाल कैसे रहने वाली है, आपकी कमाई कैसे होने वाली है। IFA ग्लोबल के अभिषेक गोयनका और निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। अभिषेक, आपसे ही शुरुआत करेंगे। फेड के रुख के बाद, जेरोम पावेल साहब के कमेंट्स के बाद अब रुपए में क्या नजरिया बन रहा है, कैसा रुख दिख रहा है? देखिए, फ्राइडे को जो डेटा आई और उनके कमेंट्स आए उसके कारण मार्केट में रिस्क ऑन का सिचुएशन डेवलप हुआ है। किंतु ये कहना थोड़ा जल्दी होगा कि भाई ये पूरी रिवर्सल आ गई है ग्लोबल इक्विटीज में, जो इन दिनों से भारी मंदी चल रही थी इक्विटीज में। तो ये आई थिंक थोड़ा जल्दी होगा बोलना। डेफिनेटली जैसे कि मनीषा बोल रही थी कि भाई ओवरऑल एशियन मार्केट्स में बाइंग आई है, इक्विटीज में भी एंड करेंसीज में भी, उसका इम्पैक्ट रुपया पे भी आ रहा है। बट रुपया का सबसे इम्पोर्टेंट स्तर होता है क्रूड ऑयल। क्रूड भी कंटिन्यूसली लास्ट 2-3-4 दिनों से बढ़ रहा है और करीब करीब $57 के नजदीक आ गया है। इसकी एक्सपेक्टेशन $64-65 तक की हो गई है। तो अगर क्रूड बढ़ता रहता है तो रुपया में भारी अप्रिसिएशन नहीं नजर आएगी। और साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 5 साल से जो लेवल रुपया नहीं तोड़ा था वो 69 का लेवल था। तो 69 का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहेगा। वहाँ काफी इम्पोर्ट रिलेटेड बाइंग या लोन रिलेटेड बाइंग आएगी। तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो में डाउन साइड में भी 40-50 पैसे की है, बट अपसाइड वापस शायद 1.5-2 रुपए की है। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स का ही रुख है। तो इंपोर्टर्स को अपनी पोजीशंस नीचे में कवर करनी चाहिए और एक्सपोर्टर्स जो कवर करे वो ऑप्शन से ही कवर करे, पुट ऑप्शंस खरीद के, क्योंकि अगर कोई भारी भरकम मूवमेंट आई और अगर इक्विटी मार्केट्स में वापस फॉल चालू होती है तो रुपया मेरे ख्याल से वापस मंदी की तरफ बढ़ने लगेगा। जी अभिषेक, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि जिस तरह की बढ़त आज है शायद हमको उससे बहुत ज़्यादा
एनकरेज या लॉस नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो क्यूज हैं, जो भी बड़े बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस हैं, वो यही मानते हैं कि रिसेशन कंसर्न्स हैं, यहाँ पर फियर्स हैं, पॉसिबिलिटी है। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स एक स्लो डाउन की तरफ यहाँ पर इशारा करती हैं, तो ये जो नियर टर्म हम कुछ बहुत सपोर्ट देख रहे हैं, ऑफकोर्स स्टेटमेंट्स की तरफ से काफ़ी हद तक इवेंट एंड स्टेटमेंट लेड है ये। आपने जैसे कहा कि रुपया यहाँ पर थोड़ी सी और गिरावट दिखा सकता है। इस क्वार्टर के बारे में फिर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के क्यूज आप ग्लोबल मार्केट से यहाँ ले रहे हैं? ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स में हम अर्निंग्स, इलेक्शंस, वो सब तो देखेंगे ही, लेकिन आप कहेंगे ज्यादातर क्यूज यहाँ पर फिर भी इंटरनेशनल होंगे? हाँ, इस समय अगर हम देखें इंडियन मार्केट्स में, तो इंडियन मार्केट्स में दो फैक्टर प्ले कर रहा है। डेफिनेटली हमारे इक्विटी मार्केट्स को ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, इंटरनेशनल में इतनी बड़ी भारी सेलिंग आई, तो MSCI के बेसिस पे हमारे इक्विटी मार्केट्स डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है। पी वगैरह भी देखें तो हमारी पी काफी हाई है कंपेयर टू अदर मार्केट्स, तो मेरे ख्याल से इक्विटी मार्केट्स में करेक्शन आना चाहिए। रहा रुपए की बात, तो आई थिंक रुपया 80 से 90% इस समय क्रूड ऑयल को ही फॉलो कर रहा है, और साथ में अभी जो रिसेंट कमेंट्स आए हैं डेफिनेटली उसके कारण NDF में अराउंड 70 रुपीज से 69, 30, 40 लेवल्स पे आया। बट आने वाले समय पे आई थिंक रिस्क ऑफ का सिनेरियो अगर रहा तो डेफिनेटली करेंसीज में सेल रहेगा, इक्विटीज फॉल रहेंगे, फॉल आएगा इक्विटीज में। पर अगर वापस से बड़ी रिस्क कौन आ जाती है और अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट कट की बात जाहिर हो जाती है, अभी तो स्पेकुलेशन है कि भाई शायद वो ऑब्जर्व करके हो सकता है इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, बट अगर वो कट की बात चालू कर देते हैं तो फिर इस एंगल से देखना होगा कि भाई वो लिक्विडिटी ड्रिवन कट होगा या वो रिसेशन ड्रिवन कट होगा। तो अगर रिसेशन का आंकड़ा बहुत क्लियर होने लगेगा तो डेफिनेटली वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए खराब रहेगा। तो रुपए में आई थिंक भारी अप्रिसिएशन नहीं देख रहे, थोड़ी अप्रिसिएशन, बट मंदी ज्यादा हो सकता है। थोड़ी अप्रिसिएशन, मंदी ज्यादा रहेगी। आपने साथ में कहा कि 69 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं, बाय ऑन डिप्स की भी सलाह दी है। ये साल मोटे तौर पर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे पिछले साल हमने मेजर फ्लक्चुएशंस देखे थे, काफी कमजोर होते हुए रुपए को देखा, फिर यहाँ पर शार्प रिकवरी भी दिखाई दी है। एक मोटी रेंज आपको क्या दिखाई दे रही है? वर्ड ऑफ कॉशन क्या होगा इस साल के लिए? हम लोग ब्रॉड रेंज देख रहे हैं 68.5 से लेके 75 तक का। ये लेवल में, तो उस हिसाब से डाउन साइड 1 रुपए की, ऊपर में 4 से 5 रुपए का डिप्रिसिएशन। क्योंकि एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि भाई जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस बन रही है वो क्रूड को लेके भी बन रही है कि भाई हमारी ओवरऑल इन्फ्लेशन कम रहेगी क्योंकि क्रूड प्राइस डाउन है, फूड इन्फ्लेशन कम रहेगा, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है इंडिया में। किंतु अगर क्रूड बाय एनी चांस यहाँ से 10-15% बढ़ जाए तो वो पूरी स्पेकुलेशन बदल जाएगी। और साथ साथ में जो कि हमने वुड रिपीट के इक्विटीज में कोई बड़ा फॉल नहीं देखा है, तो इक्विटीज में अगर हमें 7-8% की फॉल नजर आ जाती है, जो हमने 2-3 महीने पहले भी देखा था, तो फिर वो भी एक रुपए को लेके एक मंदी का सिचुएशन डेवलप करेगा। और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो हमारे हैं वो इस समय नीचे आ रहे हैं क्योंकि RBI कंटिन्यूसली OMO कर रहा है, तो उस कारण से 10 ईयर बॉन्ड ऊपर नहीं जा रहे हैं। किंतु वो OMO का भी प्रोजेक्शन देखना होगा RBI का कि भाई वो आगे में फरवरी मार्च में क्या प्रोजेक्शंस करते हैं, और अगर जिस हिसाब से ये पैसे खर्च कर रहे हैं और पैसे खर्च करते रहेंगे और GST कलेक्शन उतने अच्छे से नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल से अगर फिस्कल प्रेशर मार्केट वापस प्राइसिंग करने लगता है तो 10 ईयर बॉन्ड्स भी ऊपर जाएंगे, और अगर 10 ईयर बॉन्ड्स आएंगे तो रुपए पे भी उसका असर पड़ेगा। ओके, सो मोटे तौर पर यहाँ पर फिर से एक डिप्रिसिएशन का सिनेरियो बन रहा है। 68.5 और 75 ये एक रेंज डॉलर की दिखाई दे रही है। कुणाल, आपका व्यू लेना चाहूंगी, आज रुपए में क्या सलाह होगी? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जितनी मजबूती थी, जितनी शार्प स्ट्रेंथ थी, वो धीरे धीरे करके शेव ऑफ हुई है। अब $1 की कीमत 69.5 के करीब वापस से आ गई, 69.45 के आसपास। क्या किया जाए? जी, मेरी राय में अभी भी सेल ऑन राइज है। ये जो हमने फेड चेयरमैन की ओर से जो स्पीच देखी है, दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट फेड इज नॉट गोइंग टू बी एज एग्रेसिव, इतना एग्रेसिव फेड नहीं रहेगा। सो ये ब्रॉडर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज अगर फेड की साइड से कोई बैलेंस शीट जो वो श्रिंक कर रहे हैं वो अगर वो लोग स्टॉप कर रहे हैं या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का टाइम थोड़ा और खींच लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली डॉलर इंडेक्स ये 97 के ऊपर जाएगा ही नहीं और ग्रेजुअली 95-94 आएगा। सो इवन दो इन ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हमने देखा है पिछले एक हफ्ते में 10 दिन में लगातार ऑयल में 3,000 रुपए से लेके आज 3,400 रुपए तक ऑयल के प्राइसेस आ गए, उसके बावजूद भी रुपी अप्रिशिएट हुआ है। सो आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद द मूवमेंट इन द डॉलर।
एक बाजू रुपी कभी डॉलर को फॉलो करता है, डॉलर इंडेक्स को फॉलो करता है, एक बाजू रुपी फॉलो करता है ऑयल को ब्रॉडली, अपार्ट फ्रॉम द मैनी फैक्टर्स विच आर अवेलेबल. सो आई थिंक रुपी इज फॉलोइंग राइट नाउ द डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स मुझे और कमजोर लग रहा है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग रुपी टू टेस्ट स्पॉट USD INR टू टेस्ट 69 और ब्रीचिंग दैट 6880. ओके, चलिए इसी नोट पर मनीषा और अभिषेक, आप दोनों का शुक्रिया रुपए पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और एक हमें आउटलुक बताने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए कि यहाँ से किस प्रकार की रेंज और रुख रहने वाला है. लेकिन कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं. मेटल मार्केट पर फोकस करेंगे. घरेलू कमोडिटी बाजार में एक जिंक को छोड़ दें तो MCX पर सारे मेटल्स एक दबाव झेल रहे हैं, खासतौर से कॉपर, एल्यूमिनियम में हमने सुबह के सत्र से प्रेशर देखा था. एल्यूमिनियम तो रिकवर कर गई 130 के ऊपर, लेकिन कॉपर पे अभी प्रेशर है 410 के नीचे. क्या लगता है अब कुणाल, क्या किया जाए अब मेटल्स में? जी, सबसे पहले जो RRR कट आया है चाइना से, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा. दैट इज़ अ मैसिव कट. हमने थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूसली जब चाइनीज गवर्नमेंट को लगा है कि प्रॉब्लम्स है उनकी इकोनॉमी में, तब 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट से हमने RRR कट आते हुए देखा है. नाउ दिस टाइम इट इज 100 बेसिस पॉइंट, सो इट इज नियरली 1% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी. दैट काइंड ऑफ लिक्विडिटी इज गोइंग टू कम इन द मार्केट. सो चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ रेट को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न थी, और सडनली 100 बेसिस पॉइंट रेट RRR कट आने के कारण मुझे लग रहा है कि टेम्पररी स्लो डाउन का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे नलीफाई होता जाएगा, और उसके कारण मेटल्स यहाँ से मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं. और ये सब में अगर US और चाइना की ये आज और कल जो ट्रेड टॉक्स चल रही है, उसमें से कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन आता है, देन मेटल विल रैली शार्पली. सो मेरी राय में आप कॉपर में आपको बाइंग करनी चाहिए. 408 407 के लेवल्स पे भी इन केस नीचे आता है 405 और लेना चाहिए. 412 415 के लेवल्स आपको ये हफ्ते में कॉपर में देखने मिल सकते हैं. अगर जिंक की बात करें तो 171 में आपको जिंक लेना चाहिए. 174.50 175 के लेवल्स आपको ये हफ्ते में देखने मिल सकते हैं. और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसलिए लगाना चाहिए जिंक में भी आपको 169.50 का स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आती है then at least we are protecting our losses. So stick to the strict stop losses and indulge into long position. तो overall metals तेजी होगा. कच्चे तेल में भी आप इतने ही बुलिश है. 3400 के करीब MCX पर क्रूड चला गया है. इंटरनेशनल मार्केट का अच्छा सपोर्ट है, क्या किया जाए? जी, कच्चे तेल में सबसे बड़ा फैक्टर US का ऑयल प्रोडक्शन ग्रोथ का है, जो ये क्वार्टर में एकदम म्यूटेड रहेगा. मे बी हम लोग नॉट इवन 0.1 मिलियन बैरल का भी प्रोडक्शन नहीं देखेंगे US से बढ़ता हुआ, बिकॉज इट इज नॉट वायबल फॉर देम टू एग्रेसिवली प्रोड्यूस ऑयल एट दिस रेट. सो ऑयल मुझे थोड़ा ऊपर लग रहा है, और ऑयल में मेरा व्यू है कि ये हफ्ते में 3450 3480 तक के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं. ब्रेंट में अगला टारगेट आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 58 के पास तो हम लोग ऑलरेडी खड़े हैं. अगला 60 टारगेट? मैक्सिमम 60, नॉट अबाउट दैट. $60 पे मुझे लग रहा है कि एक बार सेटल हो जाना चाहिए, फिर रेंज बाउंड ट्रेडिंग रहेगा इसमें. वेरी वेल. चलिए, आपका पसंदीदा चैनल अब और किफायती दाम पर आपको मिल रहा है. CNBC आवाज देखने के लिए चुनिए कलर्स वाला पैक. सिर्फ ₹1 दिन में मिलेंगे आपको 25 चैनल. सब्सक्राइब करने के लिए आज ही अपने केबल या DTH ऑपरेटर से संपर्क करें. बुलियन मार्केट पर फोकस है. आधे % की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है. इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दी. $1290 के करीब सोना ट्रेड कर रहा है. घरेलू बाजार में रुपया स्ट्रांग है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही कैप्ड तेजी है यहाँ पर. बताइए कुणाल, क्या किया जाए सोने और चांदी में? सोने और चांदी में व्यू बुलिश है. इवन इफ US चाइना के ट्रेड टॉक्स का कोई पॉजिटिव आउटकम आता है तो मुझे नहीं लग रहा एक नीजक रिएक्शन आ सकता है. बट ओवरऑल इट इज लुकिंग वेरी बुलिश टू मी. अगर आप ये वीकेंड में ही हमने एक इंटरनेशनल फाइनेंस का एक रिपोर्ट आते हुए देखा था. 2008 और 2018 ये 10 साल में ग्लोबल जो सेंट्रल बैंक जो ग्लोबल डेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है. और गोल्ड के प्राइसेस अभी भी $1290 ट्रेड कर रहे हैं. 2008 में हमने ऊपर में $1600-1700 के प्राइस देखे थे. सो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है. डॉलर इंडेक्स भी यहाँ से कमजोर होने को लग रहा है. सो 2019 फॉर एंटायर ईयर माय व्यू ऑन गोल्ड इज बुलिश. और इवन ये हफ्ते के हिसाब से भी आप बाइंग कर सकते हैं.
मुझे लग रहा है कि गोल्ड के प्राइस 31,650 700 के लेवल। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। अगर यहाँ से रिस्क ऑन मोड शुरू होता है तो कोई सोने चांदी में पैसा क्यों लगाएगा? इक्विटी मार्केट अगर अच्छा कर रहे हैं, रुपया यहाँ पर स्ट्रांग है, तो कोई सोने चांदी में क्यों पैसा लगाएगा? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। हिस्टोरिकली हमने देखा है 2005, 2006, 2007 3 years gold has rallied along with the equity market. So dollar index भी वो टाइम पे वीक होना चालू हो गया था. So we have entered in a similar phase जो लेट साइकिल कहते हैं इक्विटी मार्केट में. We are right now in a late cycle. So already ग्रोथ पीक हो चुका है और धीरे धीरे ग्रोथ स्लो हो रहा है. So यहाँ पे एग्रेसिव रिटर्न नहीं मिलेंगे और आगे बहुत सारी वरीज है फाइनेंशियल मार्केट में. आगे जाके सेंट्रल बैंक्स कैसे मूव होंगे, कैसे पूरी पॉलिसी अनवाइंड होगी, अगर आगे जाके ये जो यूएस अपनी बॉन्ड बेच रहे $50 बिलियन के, उसका क्या इफेक्ट आएगा, कब बंद करेगा, चाइना का यूएस का ट्रेड वॉर का क्या होगा. सो ये अनसर्टेनिटी में इवन इफ देयर इज अ रिस्क ऑन सेंटिमेंट, गोल्ड विल रैली along with the other asset class because the dollar index is going to weaken this year. So ये साल का 2019 का जो थीम है, डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे कमजोर होगा, यूएस में ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होगा. सो डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड इज गोइंग टू बी अल्टीमेट एसेट क्लास and gold is going to rally and test $1,500 on CME this year. Wow. Okay. चलिए, ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन फोकस एग्री कमोडिटी मार्केट में काफ़ी उठापटक यहाँ पर देखने को मिल रही है. चना सुस्ती दिखा रहा है लेकिन 4400 के ऊपर फिलहाल ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं. लेकिन खाने के तेलों में इंटरेस्टिंग मूव है. इनकी शुरुआत आज थोड़ा नेगेटिव नोट पर हुई थी, बहुत सुस्त हुई थी. रुपए की स्ट्रेंथ एक वजह रही. रुपया तो स्ट्रांग अभी भी है 69.69 के करीब, लेकिन कमाल की रिकवरी सोया तेल और सीपीओ ने यहाँ पर दिखाई है. चना जैसे हम कह रहे थे, सुस्ती अभी भी है, 2 महीने के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड हो रहा है. कुणाल, जरा बताइए, एडिबल ऑयल और चना क्या रणनीति है यहाँ पे? वेल, एडिबल ऑयल में हमने ऑलरेडी अच्छा करेक्शन देखा था. गोइंग फॉरवर्ड बेटर डिमांड और चाइनीज डिमांड रिवाइव होने के एक्सपेक्टेशन में इंटरनेशनल में आपको सोया ऑयल में तेजी देखने मिलेगी. सो सोया ऑयल मुझे लग रहा है 745 का जो रेट चल रहा है जैन कॉन्ट्रैक्ट का, वो 752 755 के लेवल्स दिखा सकता है. और चना में हमने ये जो करेक्शन देखा है वो शुड बी यूज एज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. चना मुझे लग रहा है कि जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 4251 चल रहा है और मार्च कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 4400 चल रहा है, तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में आपको 4350 के आसपास लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए 4500 के टारगेट के लिए और 4210 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए. अच्छा, कॉटन कॉम्प्लेक्स पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि पिछले हफ्ते से ही इसमें कुछ अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है. कॉटन भी काफी समय से एक दायरे में फंसा था. कपास खली के फंडामेंटल्स अच्छे थे, लेकिन 2000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस इसके सामने था. कैसे प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के? कॉटन एमसीएक्स, कपास एनसीडीएक्स और कोकुड़ कपास खली. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रेंज बाउंड ट्रेड. मार्केट में एब्सेंस ऑफ कोई मेजर ट्रिगर्स मुझे नजर नहीं आ रहे हैं. मुझे लग रहा है कि ये रेंज बाउंड ट्रेड करेगा. कपास 2020 2000 और 1960 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा. सो मेरा कोई इसमें एग्रेसिव बुलिश व्यू नहीं बन रहा है फिलहाल. आई एम एक्सपेक्टिंग अ रेंज बाउंड ट्रेडिंग. अच्छा, मसालों में क्या हो रहा है? पिछला फाइनेंशियल ईयर तो मसालों के लिए काफ़ी अच्छा था, बहुत तगड़ी एक्सपोर्ट डिमांड थी, लेकिन अब तो सुस्ती ही पूरी पसरी हुई है. जीरा जो कि टॉप परफॉर्मर्स में से था, ये भी अब 17,500 के नीचे है. हल्दी थोड़ा चढ़ने की कोशिश कर रही है, अपने आप को एक रेंज में टिकाई हुई है. कोरिएंडर भी, जिसके प्रोस्पेक्ट्स बड़े अच्छे लग रहे थे, 7,7100 के लेवल की बात हो रही थी, अब ये भी नीचे. जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 6,300 के नीचे. तो मसालों में अब ये एक मजबूती का माहौल बन रहा है या थोड़ा और सुस्ती बाकी है इसमें? जीरा एक 1 by 1 में जीरा हायर प्रोडक्शन के कारण मुझे लग रहा है कि ये साल पूरा साल हाई प्राइस रहा है. सो बेटर सोइंग, बेटर क्रॉप एक्सपेक्टेशन दिस ईयर. सो जीरा मुझे फिलहाल तेजी नहीं लग रहा है. मुझे लग रहा है कि जीरे के प्राइजेस 17,000 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं. धनिया, कोरिएंडर में भी यही है. ये साल प्रोडक्शन बढ़ने के कारण प्राइजेस ऊपर नहीं आ पा रहा है. ये साल तकरीबन 15% कंजर्वेटिवली प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है. सो यू आर गोइंग टू सी अ फॉल इन कोरिएंडर प्राइजेस टिल 6200 6150 तक भी आ सकते हैं. सो और टर्मरिक मुझे रिलेटिवली बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू ऑल स्पाइसेस. तो टर्मरिक में आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं. उसमें आपको मौजूदा स्तरों से 3-4% की अपसाइड 65-6600 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं. ओके, तो मसालों में मिली जुली सी राय है. हल्दी में
निचले स्तरों से खरीदारी की जा सकती है, लेकिन जीरा और कोरिएंडर यहाँ प्रेशर देखने को मिलेगा। 17,000 तक जीरा टूटेगा और 6,150 तक धनिया नीचे जाता दिखाई दे रहा है। शुक्रिया कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। करेंसी, नॉन एग्री, एग्री कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय आज मंडे के सेशन में हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए, कमोडिटी राउंडअप में तो वक्त यहीं समाप्त होता है, लेकिन इक्विटी मार्केट का मूड मिजाज अच्छा लग रहा है। निफ्टी इस समय 10,800 के करीब है, रुपए में स्ट्रेंथ बरकरार है। ऑल एंड ऑल हरियाली छाई हुई है, लेकिन यहाँ आपको कमाई के मौके कहाँ मिलने वाले हैं, आपकी मदद करने के लिए मेरे सहयोगी वीरेन जुड़ चुके हैं, जो फ्यूचर्स एक्सप्रेस की गाड़ी यहाँ से आगे लेके जाएंगे। वीरेन, ओवर टू यू। हाँ, देखिए 10,800 पे तो है, लेकिन यहाँ से दूर नहीं निकल पाया है ऊपर की तरफ। और निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो वही 27,400 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो सेकंड हाफ के लिए एक ऐसे समय में जब डाउ फ्यूचर्स आज एक बार फिर से तेजी के संकेत दे रहे हैं, आपकी रणनीति क्या हो, ऑप्शन के आंकड़े क्या कहते हैं?